हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई ज़रबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए 11 नवंबर के आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। आज का कोटेशन है हिलेरी क्लिंटन का, वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा, वुमेन का जहाँ पर भी आपको एम्पावरमेंट की बात करनी हो, पोटेंशियल की बात करनी हो, तो ऐसे कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है IR से एसोसिएटेड, ट्रम्प और अभी वही अमेरिका के सारे चीज़ों के बारे में अक्सर लिखा जा रहा है कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, गवर्नमेंट क्या कैसा सोच सकती है, कैसे पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उसी को लेकर के ये भी आर्टिकल है। दैट ट्रम्प लॉस्ट मे नॉट ट्रम्पिज्म, मतलब ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ थी हो सकता है कि वो अब भी वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन ऑब्वियसली जो सरकार है वो बदल गई है। तो उन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने टारगेट करके ये आर्टिकल लिखा है जो बिडेन के बारे में कि इन्होंने जब अभी अपना पद संभाला है तो इनका क्या रुख रहेगा, ये कैसे लिबरलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं, इनका क्या टेक्निकल पॉइंट रहेगा चीज़ों को लेकर के। सो ये आगे अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर हो गया है कि मेजॉरिटीज़ में बिडेन गवर्नमेंट है और यही गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया है कि ट्रम्प अब प्रेसिडेंट के पद पर नहीं रहेंगे और फिर से उनको सत्ता नहीं मिल पाई है। लेकिन जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके के होंगे, दैट मैटर्स अ लॉट। और ऑब्वियसली वाइट हाउस कैन रीसर्ट दैट द गोल्डन एरा ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म इज़ अ सीरियस इल्यूजन। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि जो अब डेमोक्रेटिक पार्टी आई है वो क्या करेगी, लिबरल फॉर्म को फिर से अपनाएगी जो पहले था इंटरनेशनल लेवल पर। एक जो लिबरल गवर्नमेंट या एक अमेरिका दिखता था वो फिर से दिखेगा, बिकॉज अभी पिछले कुछ समय से जो पॉलिसीज़ थी अमेरिका की वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी थी। चाहे वहाँ के जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट थे या फिर जो ब्लैक पीपल थे या बाहर से जाने वाले जो लोग थे एज एन इमिग्रेंट, तो वो उन सभी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक सख्त चीज़ें दिख रही थी, एक्टिविटीज़ दिख रही थी। तो और इवन ट्रेड को लेकर के अगर देखा जाए तो ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी थी। तो वो सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि अब जो है एक लिबरल कॉन्सेप्ट फिर से लागू हो जाएगा। और जैसा कि गे मैरिज और LGBT को राइट प्रोवाइड्स करना, ये सब जो बड़े बड़े इवेंट्स और एक्शंस हुए हैं ये सब डेमोक्रेट के समय में हुए हैं, तो वैसा ही एक सिस्टम फिर से आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को राइटर कह रहे हैं कि ऐसा मानना यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रम्प की लेगेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज दैट इज़ ट्रम्पिज्म, द मूवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ आइडियाज़, पीपल एंड रेज ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प इनकैनेटेड विद आउटलिव द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। उनके समय में जो सिचुएशंस थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, एंड हिज पावरफुल अपील to the Americans who feel forgotten and disposed will continue to be a part of political फर्नीचर। तो वहाँ का जो हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड है कि किस समय में रिगन का क्या कॉन्सेप्ट था और क्या किस तरीके से जो अमेरिका की पॉलिटिक्स तब थी वो कैसी है, और जो ट्रम्प का एटीट्यूड था, ट्रम्प की जो फिलॉसफीज़ थी वो किस तरीके से थी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चुन करके आई है उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से रहेंगी। तो अब देखिए जैसे कि जो ट्रम्प का अमेरिका है, यानी कि जो जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उस समय का की जो अमेरिका का कंडीशन था उसका उसमें देखने को ये मिला कि जो वेस्टर्न अलाइज हैं जैसे कि नाटो वगैरह का भी रेलेवेंस काफ़ी कम हो गया था। फिर कई सारे ऐसे अलायंस से अमेरिका बाहर हो गया था। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हुई थी, चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा था। ये सब चीज़ें हो सकता है कि रीस्टोर हो जाएं फिर से। जो बिडेन गवर्नमेंट है वो वेस्टर्न अलायंस के साथ फिर से अपने रिलेशन को रीस्टोर करेंगे। चाइनीज़ एम्बिशंस जो हैं, हालांकि हाँ उस हद तक तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट को कम करने की बात बिडेन गवर्नमेंट ने भी की थी, तो हो सकता है कि इतना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ एक लिबरल पॉलिसी देखने को मिल सकती है चाइना के टुवर्ड्स। ना व्हाट अबाउट इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पर क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ तक डेमोक्रेट गवर्नमेंट का सवाल है ये काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं कुछ इश्यूज़ पर, जैसे कि मोदी जी की जो पॉलिसीज़ रही हैं, कश्मीर, इंडियन मुस्लिम, CAA, इन सब को लेकर के काफ़ी क्रिटिक्स रहे हैं। और हो सकता है कि ये एक फिर से एक जो भारत का जो इंटरनल मुद्दा है इसमें एक इंटरफेरेंस फिर से हो जाए, तो एक चैलेंजेस की तरह आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो जो डेमोक्रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं टुवर्ड्स द
द ट्रेड में भी ये डायरेक्ट ट्रेड को नहीं काउंटर करते, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रेड को काउंटर कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक यूएस इंडिया का टाइज है वो ऑब्वियसली स्टैंड करेगा, बिकॉज जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की ज़रूरत है यूएस को। क्वाड, मालाबार जैसे जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और इनकी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक माइंडेड जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। एंड हाउएवर द होप ऑफ द सिक्योरिंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट बाय राइडिंग ऑन द कोस्टल of an assertive United States is a dangerous illusion। हाँ, अलग अलग तरीके के इल्यूजन यहाँ पर हो सकते हैं। अभी जो पॉलिसी है, जैसे कि नेहरू के समय में जो कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइनमेंट का, अभी अगर मोदी डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, फ्रेंडशिप विद ऑल एंड अलायंस विद नन। किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे लेकिन दोस्ती हर किसी के साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ का राजपूताना राइफल है, उनका जो मोटो है, द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ, वीर भोग्य वसुंधरा। तो जो वीर हैं उनको, वसुंधरा मतलब होता है अर्थ, उनको अपने आप जो पृथ्वी है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे जो एक वीरता है, जो जिस जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ब्रेवनेस की बात हो रही है, वो इंडिया को अब दिखाने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने सी राजा मोहन साहब के आर्टिकल में पढ़ा था कि रिजल्ट कुछ भी होगा अमेरिका का, उसको हर किसी को मैनेज करना होगा, राइट। तो भारत के पास या किसी और देश के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री है इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, तो उसके साथ मैनेज करना ही पड़ेगा। और वही सेम आज कंडीशन इंडिया के सामने भी है। अगला आर्टिकल है नीडेड अ फाइन बैलेंस। तो यहाँ पे ओवरऑल सेंट्रल बैंक का जिक्र है, और अगर जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, तो क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में इसको एसोसिएट करेंगे। जुडिशियल रिव्यू ऑफ सेंट्रल बैंक एक्शन अपीयर्स टू हैव बिकम कॉमन प्लेस इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस अक्सर रहता है, जैसा कि अभी लोन पर जो मोराटोरियम दिया गया था कोविड-19 के समय में, उसको बढ़ाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो मोराटोरियम है, जो अभी लोन को बोला गया कि आप चुकाइए मत, इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा, उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा गया है। एंड दिस ईयर द कोर्ट स्ट्रक डाउन द आरबीआई सर्कुलर इम्पोजिंग अ बैन ऑन अ वर्चुअल करेंसी। और वहीं दूसरा वाला आपको याद होगा कि जो आरबीआई ने बैन किया था बिटकॉइन वगैरह पर, वर्चुअल करेंसी पर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नल एंड वाइड कर दिया, बोला कि आपका कोई आधार नहीं है, आप इसको ऐसे मना नहीं कर सकते, रोक नहीं कर सकते। तो एक तरीके से क्या है, ये जुडिशियल इंटरफेरेंस ही तो है, एक्टिविज्म ही तो है, जो यहाँ पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल बैंक के साथ कर रही है। तो कितना सही है कितना गलत है यहाँ पर यही बताया गया है। आरबीआई सर्कुलर मैंडेट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग कंपनीज विद सिग्निफिकेंट लोन एक्सपोजर। तो जाहिर तौर पर जिन्होंने की जो इंसॉल्वेंट हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोन वगैरह लिया है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी वो जिम्मेदारी आरबीआई की है। नाउ अब क्या हो रहा है, जुडिशियल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जुडिशरी के द्वारा इसमें काफ़ी इंटरफेयर किया जा रहा है। और इसका ही एग्जाम्पल बोलते हैं कि सिर्फ भारत की स्थिति ऐसी नहीं है, बल्कि विदेशों में भी अगर देखा जाए तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसमें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने काफ़ी इंटरफेयर किया था। आपको ये न्यूज़ पता भी होगी। वहाँ पे जो एक पब्लिक सेक्टर कुछ परचेज प्रोग्राम था, उसके फेल हो जाने की वजह से। तो ये सब चीज़ें बाकी जगह पर भी हो रही, यही कहा जा रहा है दैट legal scholars have long recognized that certain disputes are inherently unsuitable for adjudicative disposition। तो अब इन्होंने एक फ़िलासफ़र का जिक्र किया है कि इनका क्या मानना है, फ्यूलर का जिक्र करते हैं। और फ्यूलर द फॉर्म ऑफ लिमिट ऑफ एडजुडिकेशन, इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखते हैं फ्यूलर जो हैं फ़िलासफ़र। आप जब न्यूज़पेपर को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका जो भी इन्होंने फ़िलासफ़ीज़ दी, इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है। वो जानना इतना ज़रूरी नहीं है, हम लोगों के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उसके आगे का जो क्रक्स पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, वो डिस्कस करेंगे। तो फ़िलासफ़र जो फ्यूलर हैं, इनका मानना है कि कितना लिमिट होना चाहिए एडजुडिकेशन का, यानी जुडिशरी का किसी भी सेंट्रल बैंक में या कोई भी फाइनेंशियल जब हम डीलिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू या ऐसी चीज़ें कितना सही होती है और कितना गलत होती है, इसको इन्होंने बताया है। सो डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग
certain central bank functions are highly polycentric and are unsuitable for resolution through judicial review. काफ़ी अनसूटेबल होता है, बहुत पॉलीसेंट्रिक होता है, मतलब कोई एक मुद्दा नहीं है, कई सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसमें जब आप इंटरफेरेंस कर देते हैं तो एक साथ सबका नुकसान हो जाता है। जैसे कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है टू कंट्रोल द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, इन टर्न इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। तो ये जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं इकोनॉमी को बैलेंस रखने में, इन एक्टिविटी और इन्फ्लेशंस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, और उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अब अगर यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को इंक्लूड कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो बोरोवर हैं और जो सेवर हैं उन दोनों का नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ पे जुडिशरी की एंट्री होती है, एडजुडिकेटर अगर डिसीजन लेने लग जाएं इस तरीके से, तो ऑब्वियसली आरबीआई का क्या काम है, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना और मार्केट को बैलेंस करना। तो मार्केट का बैलेंस खोने लग जाएगा, बिकॉज जो एडजुडिकेटर होते हैं उनके पास बहुत ना तो समय है, ना ही वो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया इस बारे में, एंड nor he effectively process the all necessary informations to determine the optimal solution। उनके पास ऑब्वियसली जो जुडिशरी, उनके पास सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ सकते कि इस समय में एग्जैक्ट क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम पॉलिसी आगे बनाएं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े और बैलेंस रहे सब कुछ। तो डिस्प्यूट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी रेट आर हाईली पॉलीसेंट्रिक एंड बेटर रिजॉल्व आउटसाइड द कोर्ट। ये जो इस तरीके के मुद्दे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह का जो डिस्प्यूट है उसको बाहर सुलझाया जाना चाहिए, ना कि कोर्ट में, बिकॉज कोर्ट में जाने के बाद चीज़ें और ज़्यादा मेजअप हो जाएंगी और फिर क्या होगा, जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकैपेबल हो जाएंगे चीज़ों को रिजॉल्व करने में। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर डिस्प्यूट होता है मान लीजिए सेंट्रल बैंक में, तो दैट द रेगुलेटेड बैंक फॉर फेलियर टू कंप्लाई, अगर सेंट्रल बैंक और रेगुलेटेड बैंक के बीच में डिस्प्यूट होता है तो एडजुडिकेटर क्या फ़ैसला लेंगे, वो किसकी तरफदारी करेंगे। अगर वो सेंट्रल बैंक की तरफदारी करते हैं कि वो सही है तब भी प्रॉब्लम है, अगर वो सेंट्रल बैंक को इनकरेक्ट समझाते हैं तब भी वो गलत है। तो एक तरीके से यहाँ पे जुडिशरी का इंटरफेरेंस जो है वो चीज़ों को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। इट मे बी यूजफुल टू नोट हेयर दैट ऑल द अबव एग्जाम्पल इन्वॉल्व सब्सटेंशियल जुडिशियल रिव्यू। द सेंट्रल बैंक डिसीजन इज supplanted by the adjudicator's decision। तो इन शॉर्ट इनका मानना है, राइटर का मानना है कि जुडिशियल रिव्यू चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करता है। अगर आप सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म में बात हो रही है, पॉलिटी के टर्म में बात नहीं हो रही है। पॉलिटी में क्या होता है कि चेक एंड बैलेंस होता है। अगर सरकार कोई भी ऐसे फैसले ले लेती है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट में जा रहा है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करके जो राइट्स उनको रिस्टोर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, वो भी आरबीआई के रोल में देखते हैं, तो बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिसको देखना होता है मार्केट को बैलेंस करने के लिए, जो कि एक एडजुडिकेटर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे मे बी, और उसका फिर इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर आएगा। अगला आर्टिकल है नॉट रेडी फॉर स्मॉग बेटर। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से इसको एसोसिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है, ये तो शुरुआत में कुछ कहानी वगैरह है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा क्या है, मुद्दा है दो ऑर्गेनाइजेशन पर, एक जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि एसपीसीबी और सीपीसीबी को लेकर के पूरा डिस्कशन है यहाँ पर कि जो प्रोफेशनल्स हैं, दो ग्रुप के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कैसा मानते हैं, क्या मानते हैं और उनका कैसा काम है। अगर हम इसको कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं तो क्या सामने आता है। तो एयर पोल्यूशन की क्राइसिस भारत में बहुत ज़्यादा है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ये अभी प्रॉपर एक की पॉइंट है सभी के सामने। इसकी वजह से कई सारी बीमारी अभी हो चुकी है, जैसे कि अस्थमा, डायबिटिक, कैंसर, ये सारी ऐसी दिक्कतें आज हो गई हैं। तो कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसका कारण कई सारा है। कारण यहाँ पे अलग अलग तरीके से हैं फैक्टर्स में, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, स्टबल बर्निंग, ट्रांसपोर्ट, और इवन अभी जो दिवाली के समय में आप इसको भी ले सकते हैं, जो क्रैकर्स बर्निंग होती हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाउ टू एड्रेस दिस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। सो इंडिया हैज़ अ प्लेथोरा ऑफ द रूल्स, लॉज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एजेंसीज़ हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी सारे कानूनें बनी हुई हैं,
प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक चीज़ की, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो फाइट किस चीज़ से करना है? गुड इम्प्लीमेंटेशन से, कि आपका जो ये रूल रेगुलेशंस हैं वो पेपर पर ना रहे बल्कि पेपर से बाहर इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर एग्जांपल में हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, एसपीसीबी की बात करें, तो कैसे वो लड़ रही है पोल्यूटर्स के अगेंस्ट, क्या वो कैपेबल है, क्या वहाँ पे सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं कि वो पोल्यूटर्स के अगेंस्ट लड़ पाएंगे। सो अगर हम लेजिस्लेशन की तरफ देखते हैं, लीगल बैटल्स पर जाने की सोचते हैं, द वंस द क्वाइटली toiling away behind the scene are the pollution control board professionals who don't have adequate resources, necessary specialization, skill, tool or focus to do their efficiently। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जहाँ पर फोकस करना चाहिए लोगों को, और उस चीज़ को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर एसपीसीबी की बात करें तो ऐसा कारण, ऐसा क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी सीपीसीबी की बात करें जो कि दिल्ली बेस्ड है, तो सीपीसीबी के पास काफ़ी अच्छा पोजीशन है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बहुत अलग है, इनके पास प्रॉपर टीम है, फंडिंग काफ़ी अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से ये कर पाते हैं, एग्जीक्यूशन हो पाता है। लेकिन आपको याद होगा कि अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें एक कमीशन बनाया गया है पोल्यूशन के लिए, अभी दिल्ली में एनसीआर लेवल पर, तो वहाँ पर अभी सीपीसीबी को भी नीचे कर दिया गया है उससे, तो आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे एसपीसीबी और सीपीसीबी में अगर कंपेयर करें तो एसपीसीबी में जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो रोल अपना प्रॉपरली नहीं प्ले कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का ओवरऑल उनको काम दिया जाता है कि आप इंस्पेक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन पोल्यूशन कर रहा है, कहाँ पोल्यूशन नहीं हो रहा है, स्टबल बर्निंग के क्या कितने केसेस हैं, तो इन सभी को चेक करना होता है सीपीसीबी को। लेकिन ड्यू टू द क्रॉनिक प्रॉब्लम और उनके खुद के हेल्थ डाउन होने की वजह से उनके सारे ऑफिसर्स काम पर नहीं आ पा रहे हैं, और चूंकि वो सारे लोग ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं तो इससे जो एक इनका मेजर रोल था इंस्पेक्शन का वो नहीं हो पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्टाफ के क्रिटिकल शॉर्टेज की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है और इससे सीपीसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ऑपरेटिंग विद इन 70% स्टाफ शॉर्टेज, 70% वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है। सोच लीजिए कि कैसे काम हो रहा होगा। तो टेक्निकल स्टाफ्स की भी कमी होना, नॉर्मल जो स्टाफ्स हैं उनकी भी कमी होना, इन सभी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एंड इसके लिए एनजीटी ने अपॉइंट किया है स्पेशल एनवायरनमेंट सर्विलेंस टास्क फोर्स को, विच अ सिंगल ऑफिसर हु इज़ अदरवाइज इन चार्ज ऑफ फील्ड ड्यूटीज़। अब यहाँ पे इनको कई सारे काम दिए गए कि इनको क्या करना है, कैसे करना है और कैसे अपने काम को आगे करना, कंटिन्यू करना है, सो दैट कि इंस्पेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो पाए। बट दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू इंस्पेक्शन एंड द अदर कोर पोल्यूशन कंट्रोल वर्क। दूसरा दिक्कत क्या है कि ऑफिसर्स जो हैं एसपीसीबी में डू नॉट गेट डेवलप एनी स्पेशलाइजेशन, उनके पास कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं होता। वहीं जो सीपीसीबी है वो बहुत ही डिसेंट काम करते हैं, काफ़ी डिसेंट वर्कफोर्स होता है, उनके पास लेबोरेटरीज़ हैं अच्छी खासी और वो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अच्छा खासा काम कर सकते हैं। सो ऑन द अदर हैंड एसपीसीबी डोंट हैव सच स्ट्रेटिफाइड सिस्टम। जिस तरीके का सिस्टम सीपीसीबी को है वैसा एसपीसीबी को नहीं मिला हुआ है, तो उसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत है और इससे फिर अच्छी तरीके से चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तीसरा है कि दैट नेसेसरी स्किल टू टेक द पोल्यूटर, कैसे पोल्यूटर को पकड़ना है, इसके लिए प्रॉपर एक स्किल्स होना चाहिए जो कि दिया जाना चाहिए एसपीसीबी को, जिसकी की कमी है इस समय में। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि इंफ्रा की कमी, नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी, फंड की कमी, हर दिक्कत अभी एसपीसीबी के साथ है, जिसकी वजह से जो इंस्पेक्शन का काम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जैसा मैंने बताया अंडर फंडेड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अंडर फंडेड है जो एसपीसीबी है। फिर एसपीसीबी ऑफिशियल्स आर एट टाइम्स गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कई बार क्या होता है उनको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से फिर उनका अपना ही काम पूरा नहीं होता, तो जो एडिशनल काम दिया जाता है उसकी वजह से वो और ज़्यादा बर्डनड हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो जब हम एयर पोल्यूशन की तरफ बहुत देख रहे हैं, हम अलग अलग कानून ला रहे हैं, क्रैकर्स को बैन कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर आप
और कौन कौन से मेजर्स लेंगे जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, जो चारों पांचों आप सुझाव देख रहे हैं इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, एसपीसीबी नहीं बल्कि ये प्रॉब्लम और भी जगह पर है और इन चीज़ों को एड्रेस किया जाना चाहिए। खास करके जो एजेंसीज़ और हमने बनाई हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रांग बनाना होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।